शपथ पत्र देते हैं, ना सबूत देते हैं। आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। My name is BJP Tata FS. Yes, yes. My name is BJP Flop Service. मैं झूठों का झमेला हूँ, अंदर से खाली, ऊपर जुगाली। कब तक बजेगी जुमलों पे ताली। दोस्तों, जिस सोशल मीडिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको अपने प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया था, अब वही सोशल मीडिया, अब वही डिजिटल मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजा रही है। जिस सोशल मीडिया के आसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज चमकाई गई थी, उसी सोशल मीडिया के आसरे राहुल गांधी ने आज इतिहास रच दिया। ऐसा कीर्तिमान रचा जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। दोस्तों, लोकप्रियता के मामले में जो राहुल गांधी की बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, वो अपने आप में बताती है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अब, और खास तौर पर राहुल गांधी ने, गोदी मीडिया के तमाम हथकंडों को धता बताते हुए, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को अपना औजार बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजा करके रख दी है। दोस्तों, भले ही गोदी मीडिया रोजाना कोई नया परसेप्शन क्रिएट करता हो राहुल गांधी के बारे में, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पॉलिशिंग का कोई भी नया प्रोपेगेंडा क्रिएट करता हो, लेकिन हर उस प्रोपेगेंडा को राहुल गांधी धता बता दे रहे हैं। ये बात मैं वीडियो की शुरुआत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो देख करके आप चौंक जाएंगे। जरा ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि 58 मिनट में, दोस्तों, राहुल गांधी की 58 मिनट में, 58 मिनट के भीतर 10 लाख लोगों ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। ममता राजगढ़ बता रही है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा गया कि कांग्रेस के आधिकारिक पेजों पर सिर्फ 58 मिनट में 10 लाख से ज्यादा व्यूज पाने वाली ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई राहुल गांधी की। और यह भी बताया गया कि जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनकी विश्वसनीयता अब जमीन पर नहीं रही है। यह साफ तौर पर दिखाता है, यह व्यूअरशिप यह दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन से लोगों का भरोसा अब डगमगा रहा है। अब एक लाइन का ट्वीट देने से काम नहीं चलेगा। अब इलेक्शन कमीशन को कुछ सब्सटेंशियल दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना पड़ेगा। यह नहीं कि फॉर्म 7 के बारे में दूर से बता दिया नहीं चलेगा, अब आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। कौन लोग हैं, क्यों नहीं बता रहे हो, बताना चाहिए। अब एक एक कांड का पर्दाफाश हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को दोस्तों जवाब देते नहीं बन रहा। राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा था और इलेक्शन कमीशन ने उनके इस सवाल को देखे इनकरेक्ट बता दिया। ये जरा स्क्रीनशॉट देखिए और इस पर राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा हमला बोला है इलेक्शन कमीशन पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आरोप है, एक तरफ एलिगेशंस देखिए क्या लगाए थे राहुल गांधी ने, साफ तौर पर बताया नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन, ये बोला था। बताया कि इन 2023 certain unsuccessful attempts were made by deletion of electors in आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने पूरा का पूरा चिट्ठा खोला था चुनाव आयोग का, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको जो है इनकरेक्ट करार दे दिया। अब इस पर राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। जरा ये देखिए, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा पढ़ के बताता हूं। दोस्तों, इसमें साफ तौर पर बताया गया कि आनंद उम्मीदवार, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उसने कैसे धांधली उजागर की। साफ तौर पर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी ने उसके बाद एफआईआर उन पर दर्ज कर दी, लेकिन सीईसी ने सीआईडी जांच को रोक दिया। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 पत्र लिखे इलेक्शन कमीशन को और सबूत मांगे, लेकिन सीईसी ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया, कुछ नहीं दिया। कर्नाटक ईसी ने भी कई बार ईसीआई के से सहयोग की अपील की, लेकिन सीईसी ने रोक दिया।
फिर आईपी एड्रेस मांगा गया, डिवाइस पोर्ट्स मांगे गए, ओटीपी ट्रेल्स की जानकारी मांगी गई, वो भी नहीं दिया गया। और ये वोट चोरी पकड़ी नहीं जाती अगर 6018 वोट डिलीट हो जाते तो हमारे उम्मीदवार चुनाव हार जाते, साफ तौर पर यह बताया गया। और सीसी ज्ञानेश कुमार के साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि बहाने बनाना बंद करो, कर्नाटक सीआईडी को सबूत जारी करो अभी के अभी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर घेरा है। इसी को लेकर के दोस्तों गुरदीप सप्पल ने भी साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता, बुरी तरीके से इनको घेरा और कई गंभीर सवाल उठाए। क्या कुछ कहा है गुरदीप सप्पल ने, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। बताया गया कि 3 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आयोग से मिला था, वो जानकारी दे रहे हैं। फिर कांग्रेस ने लिखित में जवाब मांगा, कर्नाटक में थोक में फॉर्म 7 भरने वालों के नाम उजागर किए जाएं। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, यह मामला प्राइवेसी का है, यह हमारे अधिकार का मामला है। फॉर्म 7 भरकर कोई भी नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कटवा सकता है। दोस्तों ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये वही फॉर्म 7 है। मान लीजिए मैं अगर वोटर हूं, हमारा कोई नाम कटवाना चाहे तो वो फॉर्म 7 भर करके वो करवा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर कह रहे बाकायदा जिसका नाम कटता है उससे पहले पूछा जाता है, उसको जवाब देने का मौका दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं और उनका नाम कट जाता है। आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया और आपको कितनी बार बुलाया गया कि भाई साहब हम आपका नाम काट रहे हैं, आपको कोई आपत्ति है? पूछा गया कभी आपसे? कभी नहीं पूछा गया। लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो मौका देता है। और वही बात गुरदीप सप्पल कह रहे हैं कि हमने उन आईपी एड्रेसेस की जानकारी मांगी थी जिनसे थोक में फॉर्म 7 भरे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने न जानकारी दी न खुद कोई जांच की, सब ठंडे बस्ते में डाल दिया और कह दिया कि उनकी प्रक्रिया फुल प्रूफ है, इतनी अच्छी है कि किसी भी वोटर का नाम गलती से कट ही नहीं सकता, साफ तौर बताया। और यह भी नहीं कि किसी भी वोटर का नाम काटने से पहले उसे एसडीएम ईआरओ के सामने सुनवाई का मौका मिलता, जो मैंने आपको बताया। आप बताइए, एसडीएम साहब ने आपको कभी बुलाया? कभी आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिला? नहीं। और इसीलिए उन्होंने लिखा उत्तराखंड में करीब 4000 ऐसे वोटर जिनके नाम बिना उनकी जानकारी के दिए लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने आरटीआई की मार्फत पूछा है उनका नाम काटने के लिए फॉर्म 7 किसने भरा, ईआरओ ने कब उन्हें सूचित किया करने के लिए, स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा, कब सुनवाई हुई। लोग सवाल पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग सन्नाटा साधे बैठा हुआ है। तमाम सारे स्क्रीनशॉट लगाते हुए ये गुरदीप सप्पल ने कई गंभीर सवाल पूछे। इसी पर कृष्णकांत ने भी ये देखिए जरा 2 तस्वीरें देखिए, ये एलिगेशन लगाए गए राहुल गांधी की तरफ से। इसको चुनाव आयोग ने देखिए क्या कहा, एलिगेशन मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस। ये कहने से कोई मान लेगा क्या? आप चुनाव आयोग हैं, इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। आपको जो तथ्य मांगे जा रहे हैं तथ्यों के आधार पर दीजिए। एक लाइन की जानकारी आप बता रहे हो, आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे हो और आप दुनिया भर को जो है झूठा बता रहे हो। इसी को लेकर के देखिए, ये देखिए क्या कहा गया। अब अपने ही झूठ का पर्दाफाश देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये पोस्ट देखिए, फॉर्म 7 कैन बी फिल्ड ऑनलाइन और वोटर हेल्पलाइन ऐप। फॉर्म ये देखिए, फॉर ऑफलाइन प्रोसेस फॉर्म 7 कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड from Election Commission of India's website and you can submit the form to ERO AERO office designated location authority center। अब सवाल ये है कि अगर ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं तो क्या जिनके खिलाफ फॉर्म 7 भरा गया उनको सूचित किया गया, उनको बताया गया? इसी को लेकर के आरटीआई लगी है, लेकिन नहीं। और इसी पर कृष्णकांत लिखते हैं कि वोट डिलीशन ऑनलाइन होता है, फिर वोट डिलीशन ऑनलाइन नहीं होता ये भी बता रहे हैं। फिर घोड़ा चतुर एक तरीके से एक व्यंग करते हुए उन्होंने सवाल किया कि एक पे रहना घोड़ा बोल या फिर चतुर बोल। साफ तौर पर चुनाव आयोग को एक तरीके से गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि एक बात पर अड़े गिराओ, लेकिन नहीं, दोनों बातें उसमें लिखी। अशोक कुमार पांडे इस पर रखते सिर्फ एक सवाल, फिर चुनाव आयोग कर्नाटक सीबीआई की जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? जो चुनाव आयोग बोला है कि बेसलेस एलिगेशन है, इस पर सवाल कर रहे हैं कि आप भाई दे दीजिए, सीआईडी जो जांच चल रही है, सीबीआई जांच, सीआईडी जांच जो भी चल रही है, आप उनको प्रूफ दे दीजिए, आईपी एड्रेस दे दीजिए, ट्रेल्स दे दीजिए, क्या क्या है। लेकिन नहीं, वो भी नहीं आप दे रहे हैं, आप बताएंगे भी नहीं, आप दूसरे को झूठा भी बताएंगे। अच्छा, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल गई। सवाल चुनाव आयोग से हुआ
और जवाब देने आ गए अनुराग ठाकुर। क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए जरा। शपथ पत्र देते हैं, ना सबूत देते हैं, आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। केवल अराजकता फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना और भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र टूल किट गैंग के माध्यम से क्या आप लोग रचने जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास। लेकिन आप जितने मर्जी प्रयास करिए, भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगी। अनुराग ठाकुर के इसी जवाब पर फिर से जवाब दिया कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि अनुराग गोली मारो ठाकुर, भाई ये बताओ कि किधर से बैटिंग कर रहे हो। पिछली बार तो आपने कहीं वोट बढ़ने की बात कह रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में डाला था, आज तो बीजेपी का नाम तक नहीं लिया, फिर क्यों बिलबिलाए हुए हैं? आज चुनाव आयोग के बचाव में है क्या? पहले डिसाइड कीजिए, साफ तौर पर अनुराग ठाकुर ने कहा। अच्छा, बुरी स्थिति में फंसा दिया है ना कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे चुनाव आयोग पे, जवाब देने आ रही भारतीय जनता पार्टी, तो लोग क्या पूछेंगे, क्या समझेंगे, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ा झटका भारत को लगा उस वक्त जब पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने दोनों ने एक डिफेंस मामले को लेकर के, डिफेंस डील की, डिफेंस मामले को लेकर के हस्ताक्षर किए और अब यह कहा गया कि अब जो है दोनों देश एक दूसरे के साथ डिफेंस के मामलों में सहयोग करेंगे, यानी कि एक तरीके से उनका गठबंधन हो गया। सवाल इसलिए उठ रहे हैं सरकार पर कि अब अगर पाकिस्तान या भारत के बीच में कोई भी टेंशन होता है तो फिर सऊदी अरब जो भारत का बहुत अच्छा मित्र है, वो अब साफ तौर पर उस डील से बंध गया है और उसको पाकिस्तान का सपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कूटनीतिक स्तर पर, क्या जियोपॉलिटिकल लेवल पर भारत की एक बार फिर से बड़ी डिफीट हुई है क्या? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। मुकेश कुमार देखिए, ये विजुअल देखिए, ये उसी डील के समझौते के दौरान के देखिए ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है, देखिए जरा। यही वीडियो शेयर करते हुए मुकेश माथुर लिख रहे हैं, अब तो समझौता हो गया, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। अचानक दुनिया के प्रमुख देश पाकिस्तान के हमदर्द क्यों बन बैठे हैं? चमकीले चश्मे वाले एस जयशंकर जी ही बता सकते हैं, साफ तौर पर सवाल किया गया विदेश मंत्री से। अशोक कुमार पांडे ने भी इस पर लिखा, लेकिन इस पर दोस्तों अंकित कुमार अवस्थी जियोपॉलिटिकल पर अक्सर अपनी बात रखते हैं, बड़े शिक्षक हैं, टीचर हैं, यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करवाते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया, इसमें इन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए। एक छोटा सा हिस्सा है, जरा देखिए क्या कह रही है। क्योंकि भारत का इनके साथ, सऊदी के साथ बढ़िया व्यापार था, मतलब व्यापार के लिए $100 बिलियन के बीच के एमओयू दोनों देशों के बीच साइन हो रखे थे। ऐसे में अगर भविष्य में हम लोग पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बंदर जैसी कार्रवाई अगर करते हैं तो ये निश्चित ही सऊदी के थ्रू हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। भारत से जब पूछा गया कि साहब आपको पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है, तो प्रवक्ता बोले कि हमें इसकी जानकारी थी, अब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, अब देखते हैं अध्ययन करके ये कौन सा आगे इसका एग्जाम निकालेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि एक बड़ी खबर है। और इन्होंने यही ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ रक्षा समझौता निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भविष्य में अगर पाकिस्तान पर कोई सैन्य कार्रवाई हम करेंगे तो यह समझौता सऊदी अरब को बाध्य करेगा कि पाकिस्तान के साथ वो खड़ा हो। सऊदी अरब और भारत के बीच बेहद अच्छे रिश्ते देखते हुए इसे कूटनीतिक विफलता ही माना जाएगा। उधर दोस्तों न्यूज 18 गोदी चैनल पर एक कवि सम्मेलन हुआ और उस दौरान एक कवि ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई हैं अपने इस कविता के माध्यम से, वो आप सुनिए जरा पहले। माय नेम इज बीजेपी टाइटा फिस। यस यस, माय नेम इज बीजेपी फ्लॉप सर्विस। मैं झूठों का झमेला हूँ, अंदर से खाली ऊपर जुगाली। कब तक बजेगी जुमलों पे ताली? अरे ऊंचा जब ग्राफ जाए, ईवीएम हाफ जाए, कोई भी खिलाफ जाए, ईडी घर नाप जाए, वादा गली झूठ महल घोषणाएं 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। माय नेम इज बीजेपी टाइटा फेस। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्सपोज हो रही है। चुनाव आयोग पर सवाल किया जाता, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। अब देखना होगा इस मामले में राहुल गांधी ने जो नया हाइड्रोजन बम फोड़ा है उस पर
क्या कुछ आगे होता है। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।